हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धनंजय चौहान। मैं आपकी थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, जिसके कारण क्लास 12th का टॉपिक हिस्ट्री का आपका लास्ट का बचा हुआ था, जिसके अंदर हमें भारत के मानचित्र पर कुछ विशेष स्थानों की पोजीशन लोकेशन जो थी वो दर्शाना थी। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपकी क्लास 12th में आता है। लास्ट क्वेश्चन होता है। इसमें 16 ऐसी लोकेशन हमारे बोर्ड के द्वारा हमें दी गई है, जो कि विमर्श पोर्टल पर अभी क्वेश्चन बैंक जारी की गई है। उसमें 16 ऐसी लोकेशन बताई गई है, जिनके अंदर से एक प्रश्न आपका 4 नंबर का आना निश्चित है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम पूरे साल मन लगा के तैयारी करते हैं, आप भी काफी मेहनत करते हैं, तो हम थोड़ा सा मोर देन सफिशिएंट लेकर चीजें चलेंगे। हम आवश्यकता से थोड़ी सी चीजें ज्यादा करेंगे, ताकि गलती से यदि थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि एक आध पॉइंट ऊपर नीचे भी हो जाए तो आप बना पाए, क्योंकि फाइनली हमारी कोशिश यही रहती है कि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करें, ज्यादा से ज्यादा आप अंक प्राप्त करें। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। मैं भी स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। तो आपकी क्लास 12th हिस्ट्री का टॉपिक है, भारत के मानचित्र के ऊपर कुछ विशेष स्थानों को आपको दर्शाना है। इस क्लास का फायदा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बैचेस के बच्चे जो हैं वो फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बता देता हूं जो आपके इस बार आने के हैं। तो आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, और ये 16 स्थान ऐसे हैं जो आपके इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो आप उनको नोट कर लीजिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम में कर लीजिए, और इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश मीडियम में कर लीजिए। बाकी स्लाइड में मैं आपको कंप्लीट चीजें बताऊंगा। ये 16 टॉपिक तो उसमें कवर हो ही जाएंगे, इसके अलावा भी थोड़ा सा एडिशनल मैं आपको लेकर चलूंगा, थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा में लेके चलूंगा। तो आप टॉपिक नोट कर लीजिए। आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा, भारत के सीमांकित मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। मतलब आपको एक इंडिया का ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा, और उसमें आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे, 4 स्थानों को आपको बताना होगा, 4 लोकेशन आपको बतानी होगी। तो आप वहां पर बता सकते हैं। तो बताने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको ब्लैंक मैप उन्होंने दे दिया है, तो उस पर आप 4 पोजीशन जो भी जहां पर भी मैप में पड़ती है वहां पे उसके आसपास की, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं बताना है, उसके आसपास की लोकेशन चलेगी। इसके साथ ही चारों को आप अलग अलग हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे किसी को आप सर्कल से बता सकते हैं मैप पे, किसी को ट्राइंगल से बता सकते हैं, किसी को स्क्वायर से बता सकते हैं। इसके अलावा आप कलर पेंसिल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको रेड पेंसिल और रेड कलर के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका दे रखा है स्क्रीन पर बुद्ध का जन्म स्थली। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, उनकी जन्म स्थली हमें भारत के मानचित्र में बतानी है। प्लेस का नाम है लुम्बिनी। इसके बाद में नेक्स्ट है बुद्ध का प्रथम उपदेश वाला स्थान। मतलब महात्मा बुद्ध जब बड़े हुए थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, सारनाथ। तो ये आप मेरे साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करते चलिए। इसके बाद में थर्ड लोकेशन है मगध की प्रथम राजधानी। तो यहाँ पे मगध की राजधानी वैसे तो पाटलिपुत्र आती है, ज्यादातर बुक्स पाटलिपुत्र भी मानती है, लेकिन सबसे जो प्रथम यदि हम राजधानी की बात करें तो वो थी राजगृह है। तो फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, या फिर हम कह सकते हैं मगध किंगडम की फर्स्ट कैपिटल, तो वो कौन सी आएगी, राजगृह है। इसके बाद में टॉपिक नंबर 4 है आपका सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। तो आपको सभी को मालूम है विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे संबंधित जितने भी स्थल जो हैं वो सभी सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास हमें मिले हैं। इसी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया नया शहर था उसका नाम क्या था, हड़प्पा था। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था। इसको हमें मानचित्र पे दर्शाना है। इसके बाद में हम बात करते हैं पोर्ट सिटी की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें तो यहाँ से हमें एक बंदरगाह भी मिला है, और बंदरगाह कहाँ से मिला है, पोर्ट कहाँ से मिला है, तो ये मिला है लोथल से। इसके बाद में नेक्स्ट है चोराचोरी प्लेस, या फिर चोराचारी जो हम कह सकते हैं वॉयलेंस हुई थी, हिंसा हुई थी, चोराचोरी घटना हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, तो वो भी हमें मानचित्र में बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट है दांडी। आपको सभी को मालूम है गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, और यात्रा निकालने के बाद में उसी को हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। उनके साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की गई थी, और यहाँ पर दांडी की जगह पर आकर उन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो दांडी को हमें भारत के मानचित्र में बताना है। इसके बाद में चंपारण। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो अपने आंदोलन की शुरुआत की थी, या फिर अपन कह सकते हैं पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी, राजनीतिक अपन कह सकते हैं जो उनकी शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो चंपारण के किसान आंदोलन से हुई थी।
इसके बाद में नेक्स्ट हम महाजनपद की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 है अवंती। अवंती महाजनपद को हमें मैप पे दर्शाना है, मैप पे रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट महाजनपद है पुरू, इसको भी हमें मैप पर रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 11 की बात करते हैं, सांची का स्तूप, या इसी को हम सांची स्तूप के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है, तो इसको हमें भारत के मानचित्र में दर्शाना है। नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती प्रथा। तो पहले के टाइम पे आपको सभी को मालूम है सती प्रथा चलती थी, तो इसका सबसे पहला एविडेंस कहाँ से मिला है, तो ये भी हमें भारत के मानचित्र में दर्शाना है, जो कि एरेंट सागर से हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं हम कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर, जिस कैलाशनाथ मंदिर की यहाँ पर बात हो रही है आपके सिलेबस में, वो महाराष्ट्र के कैलाशनाथ मंदिर की बात हो रही है। बाकी कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु में भी पड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं संथाल विद्रोह का प्रारंभिक केंद्र, जो कि कहां पर स्थित है, भागलपुर बिहार में स्थित है। तो इसका आ जाएगा इनिशियल पॉइंट ऑफ संथाल रिबेलियन, जो कि कहां पर स्थित है, हमें बिहार के मानचित्र में बताना है, मतलब भारत के मानचित्र में बिहार में हमें बताना है। इसके बाद में बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। इसके बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभिक केंद्र। तो ये 16 टॉपिक हैं जो कि आपके इस वर्ष के लिए 2022 की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण 16 टॉपिक है। इनमें से किसी भी 4 पॉइंट को आप भारत के मानचित्र पे वो आपको दर्शाने को दे देगा, लेकिन हम 16 से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम अब इतनी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यदि एडवांस भी हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे जो एग्जाम में मार्क्स है वो मैक्सिमम मार्क्स हमारे एग्जाम में अचीव होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, तो यहाँ पे यदि अपन देखें तो यहाँ पे तो इसमें आपको 2 ही लोकेशन बताई गई थी, एक तो लोथल बताई गई थी जो कि पोर्ट सिटी है, और इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया था, लेकिन अपन थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं तो कुछ लोकेशन की और की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडिया का मैप पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इंडिया के मैप में यदि हम बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही वर्तमान में कहां पर पड़ते हैं, तो वर्तमान की यदि हम बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो ये पाकिस्तान में पड़ते हैं, इसलिए इनकी जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो हमें इंडिया के मैप से अलग दर्शानी होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इंडिया में हमारा जहां पे राजस्थान है उसके थोड़े से ऊपर हमें पाकिस्तान में जाना है और वहां पे डार्क कर देना है, और उस स्थान पे, उस एग्जैक्ट लोकेशन पे हमें लिख देना है हड़प्पा। आप चाहे तो सर्कल बना सकते हैं, आप चाहे तो और हाईलाइट करने के लिए ट्रायंगल बना सकते हैं, अलग अलग कलर पेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान वाले एरिया में ही, जहां पर हमारा गुजरात की समुद्र से सीमा खत्म होती है, उसके हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है, बिल्कुल सेंटर में पाकिस्तान में, और वहां पे हमें डार्क कर देना और वहां पे हमें लोकेशन लिख देना है मोहनजोदड़ो। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद में जहां पे आपको गुजरात दिख रहा है, गुजरात का इस प्रकार से टर्निंग पॉइंट है, राजस्थान और गुजरात जहां पर मिल रहा है, वहां पे हमें लिख देना है धोलावीरा। क्या लिख देना है, धोलावीरा। धोलावीरा से बड़ा सा जल क्षेत्र प्राप्त हुआ है और इसी को हम वाटर रिजर्वियर भी कहते हैं। इसी के बाद में गुजरात का जो पेनिनसुला इस प्रकार से नीचे आ रहा है इंडिया के मैप में, वहां पे हमें लिख देना है लोथल, है ना। तो लोथल जो है वो पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात करते थे, व्यापार करते थे देश विदेशों से, तो यहीं से थ्रू होते हुए व्यापार होता था, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेड एंड रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी। तो लोथल पोर्ट सिटी हो गई। इसके बाद में जस्ट अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जस्ट ऊपर बीच में बिल्कुल सेंटर में, आप थोड़ा सा लोकेशन मैप में ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड में आपको इस प्रकार से बाउंड्री वगैरह दिखी हुई नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ अंदाज से लगाना है। उसके आसपास की लोकेशन भी यदि आप लगा देंगे तो आपका सही माना जाएगा। तो यहाँ पे कालीबंगा है। कालीबंगा की यदि बात करूं मैं, तो यहाँ से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, या फिर अपन कह सकते हैं इंग्लिश में एविडेंस ऑफ पुलो फील्ड हमें यहाँ से मिले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट थोड़ा सा ही कालीबंगा के थोड़ा से हम पास में आएंगे, इंडिया के बिल्कुल सेंटर में आएंगे कालीबंगा के ऊपर। तो यहाँ पे हमें टिक कर देना है बनावली, जो कि वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, और यहाँ से हमें टेराकोटा मॉडल मिला है पुलों का। पुलों का मतलब हल का हमें यहाँ से एक मॉडल या नमूना प्राप्त हुआ है। तो ये हड़प्पन साइट से रिलेटेड, या फिर हम कह सकते हैं हड़प्पन स्थल्स के बारे में आपको जानकारी बता दी है। आपकी जो बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी की गई उसमें तो सिर्फ 2 ही स्थलों का नाम है, एक तो मोहनजोदड़ो का है और एक लोथल का है। तो कम से कम ये 2 तो आप अच्छे से कर ही लीजिए। बाकी एडिशनल में भी मैंने आपको कुछ एडवांस में बता दिए हैं, यदि आप करना चाहे तो वो मैं आपकी इच्छा के ऊपर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट मैप की ओर हम मूव करते हैं।
अगला जो मैप है सेकंड, एंशियंट स्टेट्स, या फिर हम कह सकते हैं प्राचीन राज्य। तो पहले के राज्य समय आपको सभी को मालूम है 16 महाजनपद थे, इन्हीं को हम महाजनपद इराक के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख महाजनपदों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एमपी की बात कर लेते हैं। एमपी के बिल्कुल हमें नीचे साउथर्न मोस्ट पार्ट में जाना है और यहाँ पे हमें डार्क कर देना है और लिख देना है अवंती। इसी प्रकार से जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ऊपर जाएंगे, जहां से नेपाल की बाउंड्री थोड़ी सी दूरी पे पड़ती है, तो वहां पे कौन सा महाजनपद पड़ता था, तो वहां पे हमें डार्क कर देना है और लिख देना है कुरु महाजनपद। इसी प्रकार से हम बात करें नेपाल के बिल्कुल सेंटर में यदि हम नीचे करें टिक, तो यहाँ पे हमें डार्क कर देना है, उत्तर प्रदेश का ये एरिया पड़ता है और यहाँ पे हमें लिख देना है काशी महाजनपद। काशी के जस्ट पास में हम ऊपर देखें तो ऊपर हमें वज्जी लिख देना है और वज्जी के जस्ट नीचे हमें लिख देना है मगध, जो कि प्रेजेंट में कहां पर पड़ते हैं, बिहार में पड़ते हैं। और इन दोनों के बीच में इधर थोड़ा सा और हमें ईस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं राजगृह का। तो ये हमारे महाजनपद हो चुके हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपद हैं। इनमें से आप मगध को थोड़ा सा याद रखिएगा और राजगृह को आप याद रखिएगा, यही आपके विमर्श पोर्टल की क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं। बाकी के महाजनपद मैंने आपको एडवांस में बता दिए हैं ताकि थोड़ी सी हमारी प्रिपरेशन जो है वो मोर देन सफिशिएंट रहे। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में ओपन कर लेता हूं। स्लाइड नंबर 3 है आपकी अशोकाज इंस्क्रिप्शन, मतलब अशोक के शिलालेख। तो अशोक के शिलालेख की हम यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी। एमपी में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशन आप सांची का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सांची को एमपी के बिल्कुल जस्ट में और इंडिया के भी बिल्कुल सेंटर में हमें लोकेट कर देना है और यहाँ पे हमें लिख देना है सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। इसके जस्ट हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें लिख देना है गुर्जरा। इसी प्रकार से हम थोड़े से इसके ईस्ट साइड में आएंगे तो वहां पे हम सारनाथ की लोकेशन बता देंगे। उसके थोड़ा सा और ईस्ट में आएंगे तो वहां पे हम पाटलिपुत्र की लोकेशन बता देंगे। तो ये कुछ लोकेशंस हो गई है। इनमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है तो एक तो आपको सांची याद कर लेना है और एक सारनाथ याद कर लेना है, क्योंकि सांची जो है यहाँ से हमें भगवान बुद्ध से रिलेटेड, बुद्धिज्म हम बात करें, बुद्ध धर्म की बात करें तो उनका सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है और सांची इंपोर्टेंट लोकेशन है बुद्ध धर्म के दृष्टिकोण से भी देखें और हमारे सिलेबस के दृष्टिकोण से भी देखें। दूसरा हम बात कर लेते हैं सारनाथ की। तो सारनाथ इसलिए मोस्ट है क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और ये आपकी विमर्श पोर्टल की क्वेश्चन बैंक में भी ये दे रखा है। इसी प्रकार से हम गुजरात में आएंगे तो यहाँ पे हमें लोकेट कर देना है, जहां से पेनिनसुला इस प्रकार से घुमा हुआ है वेस्टर्न साइड में, तो यहाँ पे हमें लोकेट कर देना है गिरनार। और इसी प्रकार से इंडिया के मैप में हम जैसे जस्ट नीचे आएंगे, आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कर्नाटक में हमें बिल्कुल सेंटर में लोकेट कर देना है मस्की। तो ये कुछ इंपोर्टेंट हो गई बातें यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने आपको मोर देन सफिशिएंट चीजें बता दी है, मतलब आवश्यकता से अधिक चीजें बता दी है। बाकी इस वाली स्लाइड में देखें तो दो ही लोकेशन आपके लिए बहुत ही काम की है, एक तो सारनाथ आपकी काम की है और एक सांची आपके काम की है। बाकी आप लोकेशन भी ध्यान रख सकते हैं। अब मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 4 की यदि हम बात करें तो इसका टाइटल है मेजर बुद्धिस्ट साइट्स, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रमुख बौद्ध स्थल। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसमें जो सबसे मोस्ट साइट है वो है लुम्बिनी। लुम्बिनी आप ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल नेपाल की बॉर्डर पे आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा, नेपाल के अंदर ही। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। इसके बाद में जस्ट हम लुम्बिनी के जस्ट थोड़ी दूर नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे आपको लोकेशन पीछे स्लाइड में दिख भी रही होगी, कुशीनगर। कुशीनगर मोस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध को निर्वाण मिला था। निर्वाण मिला था मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद में थोड़ा सा हम बिहार की साइड में आएंगे थोड़ा नीचे, तो वहां पे हमें लोकेट कर देना है बोधगया। और बोधगया मोस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोधगया भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद में सांची में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सांची के यदि आप जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो ये भी आपकी विमर्श पोर्टल की क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, एरंड सागर। ये मोस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ से सती प्रथा से संबंधित पहला हमें एविडेंस मिला है या प्रथम हमें साक्ष्य मिला है सती प्रथा का, तो ये हमारे लिए मोस्ट हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए, सांची के जस्ट ऊपर एरंड सागर। इसके बाद में सांची के ईस्टर्न साइड में भारूच मिलेगा। महाराष्ट्र की चाहे तो आप 2 लोकेशन याद रख सकते हैं, बाकी अदरवाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपकी विमर्श क्वेश्चन बैंक में पोर्टल में दे रखा है।
तो फिर भी हम महाराष्ट्र में 2 लोकेशन देख लेते हैं। तो एक तो महाराष्ट्र की सीधे हम जो समुद्र से एरिया जुड़ता है उसके पास में हम नासिक बना देंगे, और इसी से थोड़ा नीचे दूरी पे हम अजंता बना देंगे। यहाँ पे अजंता एलोरा की यदि हम बात करें तो यहाँ की गुफाएं या फिर केव्स जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से थोड़ा सा हम आंध्र प्रदेश में आएंगे तो आंध्र प्रदेश का वो रीजन जो समुद्र से लगा हुआ है, जहां से इंडिया का मैप इस प्रकार से घूम रहा है, तो इस पे हम लोकेशन दे देंगे अमरावती, और इसके ही थोड़ा सा पास में हम लोकेशन बना देंगे नागार्जुन कोंडा। तो इस वाली साइट की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए कौन कौन सी चीजें मोस्ट होने वाली है एक बार फिर से बता देता हूं। एक तो लुम्बिनी मोस्ट है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद में बोध गया मोस्ट है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट हम कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर आपके लिए मोस्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद में सांची बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और एरन सागर, यहाँ से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य हमें मिले थे। तो ये 4-5 लोकेशन जो मैंने आपको बताई है ये एमपी बोर्ड की विमर्श की क्वेश्चन बैंक में भी दे रखी है और ये इंपोर्टेंट साइट्स हैं। इनके अलावा जो साइट्स मैंने आपको बताई है वो सभी हम एडवांस में लेकर चल रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर पे यहाँ पे लिखा रहा है सूफी श्राइन्स एंड टेम्पल्स, मतलब सूफी धर्म से संबंधित या फिर हम बात करें इस्लाम धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी देना है और कुछ भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र की जो लोकेशन दे रखी है कैलाशनाथ टेम्पल की, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नासिक के पास में जो हमने लगाई थी, तो यहाँ पे आपको डार्क कर देना है और यहाँ पे लिख देना है कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा केव्स, महाराष्ट्र। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन, यहाँ पे महाकालेश्वर टेम्पल पड़ता है, महाकालेश्वर मंदिर पड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, तो राजस्थान के बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा इधर होते हुए हमें एक स्पॉट कर देना है और यहाँ पे नाम दे देना अजमेर। अजमेर क्यों प्रसिद्ध है, तो अजमेर की प्रसिद्धि के कारण अपन देख लेते हैं कौन सी सूफी श्राइन यहाँ पर है। तो यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है और इन्हीं को हम गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं आगरा की, तो जहां से एमपी खत्म हो रहा है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमें आगरा की लोकेशन बता देना है। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी स्थित है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा भी स्थित है जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में भी कुछ लोकेशन इसमें मैप में दे रखी हैं जो कि आपके लिए इतनी मोस्ट नहीं है क्योंकि वो विमर्श की क्वेश्चन बैंक में नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी आप यदि उनको करना चाहे एडवांस में तो पीछे स्लाइड में दे रखी है, आप देख के कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हरिद्वार की लोकेशन है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। बनारस की बात करें तो इसी को वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, यूपी में पड़ता है। कोलकाता की बात करें तो आपको जहां पे पश्चिम बंगाल दिख रहा है उसके जस्ट नीचे आपको कोलकाता मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पे तंजौर की लोकेशन मिल जाएगी और कर्नाटक में विजयनगर की हमें लोकेशन मिल जाएगी और इसके बाद में दिल्ली की लोकेशन मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट साइट्स मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 1-2 साइट्स इस वाले मैप में इंपोर्टेंट है। एक तो आप कैलाशनाथ टेम्पल कर लेना, एक इसके बाद में अजमेर कर लेना, दिल्ली कर लेना और उज्जैन कर लेना। बाकी लोकेशन आपको इसमें से करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 6 नंबर के हम स्लाइड देखते हैं जिसमें मिसलेनियस चीजों को मैंने कवर किया है। मिसलेनियस का मतलब ये है कि जितने भी स्थल अब बच गए हैं उनके बाद में जो बचे हुए स्थल है वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये वाली स्लाइड आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें बचे हुए इंपोर्टेंट सारी लोकेशन मैंने शामिल कर ली है और इसमें से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो इस स्लाइड को आपको बिल्कुल अच्छे से करना है और इसकी लोकेशन थोड़ी सी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चंपारण की, तो नेपाल के बिल्कुल सेंटर से आप थोड़े से इधर साइड बीच में चंपारण ले लीजिएगा। यहाँ से गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी और यहाँ पर किसान आंदोलन किया गया था जो कि सफल किसान आंदोलन था। इसके पास्ट में जस्ट आपको थोड़ा सा चंपारण की दूरी पे उसी नेपाल की बॉर्डर पे आपको भागलपुर दिख जाएगा जो कि सांथाल विद्रोह का केंद्र भी माना जाता है या इनिशियल पॉइंट ऑफ सांथाल रिबेलियन भी इसको कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो इधर पास में आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें बीच में थोड़ा सा डार्क कर देना है और यहाँ पे लिख देना है प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होती जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल है। 2 बैटल बहुत ही इंपोर्टेंट है, एक तो प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। तो बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में जहां पे हमने चंपारण बनाया था उसके थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में हमें आना है यूपी के अंदर और यहाँ पे हमें लोकेशन बना देना है चोरा चोरी की जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चोरा चोरी
चोरा चोरी में हिंसा हुई थी, एक पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी गई थी। उसके बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया जाता है। इसके बाद में हम अब गुजरात की तरफ आ जाते हैं। गुजरात में हमें जहां से पेनिनसुला ऐसे घूम रहा है वहां पे लोकेशन बना देना और वहां पे लिख देना है दांडी। और इसके बाद में इस मैप की हमारी लास्ट पोजीशन बची है तमिलनाडु में, हमें आ जाना है और थोड़ा सा हमें ऊपर की साइड यहाँ पे डार्क कर देना है और इसे लिख देना है बारामूला, जो कि हम कह सकते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है या फिर इनिशियल पॉइंट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये लास्ट वाली स्लाइड जो थी ये आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थी, इसको थोड़ा अच्छे से आप कर लीजिएगा। बाकी हर स्लाइड में मैं साथ ही साथ आपको इंपोर्टेंट साइट्स भी बताता गया हूँ और जितनी हमें आवश्यकता थी उससे अधिक लोकेशन मैंने आपको कवर करवा दी है। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से आप कर लीजिएगा और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा स्वास्थ्य खराब है तो ऑफलाइन क्लासेस तो मैं ले नहीं सकता हूँ। बाकी ऑनलाइन में आपसे, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। थैंक यू।